बच्चों, आज फिर से आपके सामने एक नया वीडियो, बहुत बढ़िया, बड़े रोचक वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो का नाम है प्रेपोजिशन का परिवार। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा प्रेपोजिशन होती क्या है। प्रेपोजिशन, इसमें दो वर्ड हैं। आप अगर देखें तो लैंग्वेज स्टडी में आप पढ़ चुके होंगे। प्री एक प्रीफिक्स है, ओके, जो पहले लगा है। और पोजीशन जानते हैं, पोजीशन की हिंदी तो सब कुछ जानते होंगे ना, स्थिति, कंडीशन, कहां स्थित है। तो माने ऐसा कोई शब्द जो किसी नाउन, प्रोनाउन, क्रिया की स्थिति को बतलाए, कंडीशन बतलाए, वह कहां पर स्थित है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन हमारे इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बड़ा हिस्सा है, ठीक ना। और मोस्टली क्या होता है, इसका बहुत ही बड़ा, ये छोटा नहीं है, यह एक दो दिन का होने वाला नहीं है। तो प्रीपोजिशन लगातार होने वाले अभ्यास से ये कन्फर्म होने वाला टॉपिक है। इसे नाम क्या रखा गया, प्रीपोजिशन का परिवार। इनका एक परिवार है, एक फैमिली है, एक कुटुंब है इनका, ठीक ना। तो प्रीपोजिशन का परिवार का टॉपिक, इसका नाम प्रीपोजिशन का परिवार ये इसलिए रखना पड़ा क्योंकि अब इस परिवार में हम लोग जाएंगे, प्रीपोजिशन के परिवार में जाएंगे, उनके हर परिवार के हर एक कैंडिडेट को, हर एक सदस्य को पहचानेंगे। अब क्योंकि ढेर परिवार में आपने देखा होगा, उनमें कुछ भाई बहन हैं, कुछ और सदस्य हैं, उनमें कुछ आइडेंटिटी होती है, समानता होती है, कुछ सिमिलरिटी होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही ढेर सारे प्रीपोजिशन हमको मिलते हैं, उनका रूप, रंग या फिर मीनिंग में कुछ सिमिलरिटी होती है, ठीक। और सिमिलरिटी को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम कैसे करेंगे, यही हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लेंगे। पहला इनका एक परिवार है, ये दो भाई बहन हम बता देते हैं, ये दोनों ब्रदर सिस्टर्स हैं। एक है इन और एक है इनटू, ठीक है। इन और इनटू ये दोनों भाई बहन इसलिए मैं बोल रहा हूं, इनकी शकल सूरत कुछ कुछ तो एक जैसी दिख रही ना। अब ये थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा भाई मान लो, ये बड़ी बहन मान लो, ये छोटा भाई मान लो, ठीक है। तो आखिर हम कैसे पता पाए, हम कैसे कंफर्म करेंगे कि किस जगह पर इनका यूज करेंगे और किस जगह पर इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। अब इनकी अगर हम कुछ पहचान, कुछ लक्षण, कुछ शर्तें, कुछ कंडीशन में पढ़ लेंगे तो इनका यूज करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। और आप घबराइए बिल्कुल मत। अभी तक आप भले कंफ्यूज हो, अभी तक भले आपको कंफर्म ना हो कि इन और इनटू का उपयोग हम कहां कहां करें। क्यों जानते हैं, इसका उपयोग इसलिए क्योंकि इन दोनों की मीनिंग होती है में या के अंदर। ऐसी मीनिंग जहां है के अंदर में, इनसाइड बताने के लिए हम इन और इनटू का उपयोग कर, दोनों का, इनका भी उपयोग यही है, इनटू का भी उपयोग यही है। तो फिर हम कंफर्म कैसे करें कि इन का यूज हम कहां करें और इनटू का यूज कहां करें, ठीक। वेरी सिंपल। आप एक चीज देखिए, अगर कोई चीज, कोई वस्तु किसी अन्य चीज या वस्तु स्थान के अंदर है और उसमें कोई मूवमेंट ना हो, कोई गति ना हो, ठीक ना, गति ना हो। अब आप चाहे जो यहां समझिए, गति ना हो माने वह मोशन में ना हो, स्थिर हो, रुकी हो, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर आप इनका उपयोग करेंगे, बात समझ में। लेकिन जहां पर मूवमेंट हो, गति हो, उसको दिखलाने के लिए हम क्या करेंगे, इनटू का यूज करेंगे, ठीक। अगर ये भी आपकी समझ में नहीं आया हो तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखिए, रानी वॉज स्लीपिंग, ब्लैंक यहां पर डैश है, हर बेडरूम। अब आप बताइए, रानी वॉज स्लीपिंग, ये डैश है, ब्लैंक है, हर बेडरूम। रानी अपने बेडरूम में सो रही थी, ठीक ना।
अब रानी अपने बेडरूम में सो रही थी, तो क्या सोते समय कोई मोशन होता है, कोई मूवमेंट होता है, कोई गति होती है, लोग चलते हैं फिरते हैं डांस करते हैं क्या? ऐसा नहीं होता। हाँ, एक बात तो बता दूं साथ में, अब कभी कभी मान लो आप ही सोते समय उठ जाते हैं, सोते समय करवटें बदलते हैं, तो ये सारी चीजें मोशन में गति में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सोने के लिए करवटें बदलना जरूरी है क्या? नहीं। सोते समय इधर उधर करना जरूरी है क्या? अब आप ये मत बोलिएगा, कुछ लोग तो सोते समय चलते हैं, ठीक ना, उनको हम सोता हुआ नहीं बोलते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या बताएंगे, मानी स्थिरता है, तो यहाँ पर क्या हम लगाएंगे, इन। रानी वॉज स्लीपिंग इन हर बेडरूम। बात समझ में आ गई ना? अब एक दूसरा देखते हैं, आई जंप्ड ब्लैंक द पूल। मैं तालाब में कूद गया, मैं तालाब में कूद गया। अब आप डिसाइड कर लीजिए, आप ये निर्णय ले लीजिए कि कूदने में क्या मोशन आवश्यक है कि नहीं है। अब ऐसा नहीं कि आप यहीं पर खड़े खड़े आप अपने घर में सीधे खड़े हैं और जाके तालाब में कूद गए। कूदने के लिए तो मोशन गति आवश्यक होगी, चलना आवश्यक होगा, दौड़ना आवश्यक होगा, मतलब वहां पर गति होगी। और जब गति होगी तो आप क्या लगाएंगे, यहां पर देखिए, इनटू, आई जंप इनटू द पूल। कंफर्म ना? तो इस प्रकार से इन और इनटू प्रीपोजिशन परिवार के ये दो भाई बहन एक सदस्य हैं, उनके मीनिंग में सिमिलरिटी है, मीनिंग में समानता है। क्या समानता है? क्योंकि दोनों की मीनिंग हम लेते हैं में या के अंदर, इसी के लिए इन इनटू यूज करते हैं। अब इन इनटू दोनों की मीनिंग में है या के अंदर, कमरे के अंदर है, बैग में है, जेब में है, तुम्हारी आंख में है, तुम्हारे मुंह में है, पेट में है, तालाब में है, नदी में है, तमाम ये में आता है। तो वैसे हम इन इनटू का उपयोग कैसे करेंगे, सीधा आप दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर इनका यूज में के लिए हम वहां करेंगे जहां पर ऑब्जेक्ट में कोई मोशन मूवमेंट ना हो, ठीक है। और जहां पर मूवमेंट हो वहां पर इनटू का यूज कर देंगे। ओके, बात समझ आई ना? मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका भरपूर उपयोग देखिए, और जहां आपको सेंटेंस मिलता है, हाँ, ये अब देखिए, अगर मैं कह दूं इसी प्रैक्टिस आप कीजिए, तो प्रैक्टिस सेंटेंस चाहिए, ओके ना। अब सेंटेंस आपको बहुत रेयर माने कम मिलता है अभ्यास के लिए। आपको अभ्यास करके कंफर्म कैसे करना है, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़िए, अभी अभी जाके पढ़ना, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़िए, जहां पर इन और इनटू आए उसको अंडरलाइन करते जाना, ठीक है ना। और अंडरलाइन करके आप ये पता लगाइए कि क्या ये जो नियम बताया गया है वहां फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। और आपका एक पेज अगर पढ़ते हैं इन इनटू अंडरलाइन करके, आपका ये टॉपिक जो होता है पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है, ठीक। तो ये तो था प्रीपोजिशन का एक परिवार। अब दूसरा परिवार बताने के लिए हम आगे दूसरा प्रीपोजिशन लेते हैं। वो प्रीपोजिशन कहां है देखिए, ये है प्रीपोजिशन टू। नंबर 2 डालता हूं, यहां पर टू है। अब टू एक प्रीपोजिशन है, इसका उपयोग अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से होता है। इसे समझने के लिए आप देखिए, ये टू दिखलाता क्या है, टू दिखलाता है दिशा। क्या? दिशा। दिशा जानते हैं ना, डायरेक्शन दिखाता है, डायरेक्शन। जैसे मैं मुंबई जा रहा हूं, मतलब अब मैं जा रहा हूं, तो अब अगर मैं आपसे बोलता हूं मैं मुंबई जा रहा हूं, तो मुंबई किधर है पता है आपको ना, तो मतलब मैं मुंबई की ओर जा रहा हूं, मैं मुंबई को जा रहा हूं। एक्चुअली हिंदी वाक्य में ऐसा हम नहीं बोलते मोस्टली कि मैं मुंबई को जा रहा हूं, मैं सीधा बोलता हूं मैं मुंबई जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं ऑफिस जा रहा हूं ना, तुम बाजार जा रहे हो। तो जब तुम बाजार जा रहे हो मतलब बाजार की दिशा में जा रहे हो ना, तो ऐसे में हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ये देखिए, आई एम गोइंग टू मुंबई,
मैं मुंबई जा रहा हूं। अब ये देखिए, ये क्या दर्शाता है? ये आपको दर्शाता है डायरेक्शन, दिशा। और ऐसा सेंटेंस, तुम मेरी ओर आ रहे हो, तुम मेरे पास आ रहे हो ना, यू आर कमिंग टू मी, यू आर कमिंग टू मी, रुको मैं तुम्हारे पास आता हूं, वेट आई एम कमिंग टू यू। ठीक, तो ऐसे में हम क्या लगाते हैं? मैं टू का उपयोग वहां लगाते हैं जो डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है, और उसकी जो हिडन मीनिंग, छिपी हुई मीनिंग होती है, वो होती को। क्या होती है? को। मैं यहां लिख देता हूं को, ये मीनिंग दिखलाती है, और ऐसी जगह पर आप टू का उपयोग करेंगे। अब प्रॉब्लम एक और होती है, प्रॉब्लम एक और क्या होती है? वो है टूवर्ड्स। अब इसका क्या करें? इसमें इनमें थोड़ी सी समानता तो है, लेकिन दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है। अगर दोनों एग्जैक्ट सिमिलर होते तो हम दो क्यों पढ़ते? हम एक टू से पढ़कर काम निकाल लेते, टूवर्ड्स पढ़कर काम निकाल लेते, हम दो क्यों पढ़ते? नहीं पढ़ते ना। ठीक, तो अंग्रेजों ने ठीक है, अंग्रेजों ने ये हमारे बर्डन को बढ़ाने के लिए आखिर दो वर्ड्स क्यों बनाया? ये है टूवर्ड्स, सॉरी टूवर्ड्स, दो वर्ड्स यहां पर क्यों बना दिया? एक टू और एक टूवर्ड्स। तो दोनों में समानता क्या है? ये जो है ये भी डायरेक्शन ही दर्शाता है। क्या दर्शाता है? डायरेक्शन। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है, ये एग्जैक्टली, ये जो टू है, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, मतलब मैं स्कूल ही जा रहा हूं, मेरा स्कूल में ही काम है, मैं स्कूल में पढ़ना या पढ़ाना है। अगर मैं बोलूं मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, मतलब मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, मैं जिधर जा रहा हूं उसी डायरेक्शन स्कूल पड़ता है, मैं स्कूल के आसपास कहीं कोई काम करके निकल आऊंगा, या स्कूल में स्कूल के आसपास में कोई मेरे रिलेटिव होंगे, उनसे मिलना जुलना है। अब ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि मैं अपने उस रिलेटिव से ही मिलने जा रहा हूं। अगर ऐसा होता ना तो मैं स्कूल का नाम नहीं लेता, मैं क्या बोलूंगा? आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल। ठीक, अब एक मिनट, मैं यहां खड़ा हूं, एक जीप सामने से आ रही मेरी तरफ, ठीक ना। अब हाँ, अगर ऐसा बोले तो जीप इज कमिंग टू मी, तो मतलब जीप मेरे ही लिए आ रही है, मेरे पास आ रही है, उसका टारगेट मैं हूं, मेरे पास आ रही, मेरे लिए आ रही, मेरे पास आके रुक जाएगी। ठीक, तो वैसे हम क्या लगाएंगे? जीप इज अराइविंग टू मी। लेकिन अगर मान लीजिए जीप सामने से आ रही है, यहां पर मैं खड़ा हूं, वो मेरे लिए नहीं आ रही है, मेरे पास नहीं आ रही, लेकिन मेरे नजदीक आती जा रही है, हम क्या बोलेंगे? तो जीप वाज अराइविंग टुवर्ड्स मी, जीप मेरी तरफ पहुंच रही थी, मेरी तरफ आ रही थी। तो ये अंतर हो जाता है टू और टुवर्ड्स में, ठीक ना। ये एग्जैक्ट पोजीशन दिखलाता है, और ये केवल क्या दिखाता है? दिशा, डायरेक्शन की तरफ। यहाँ कोई पर्पज स्कूल जाने का नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, अब आप ही लोग होते हैं, कभी कभी आप लोगों में से कुछ लोग क्या है, स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। लेकिन कुछ ही आपके फ्रेंड ऐसे होते हैं, निकलते तो हैं लेकिन वो स्कूल की तरफ जाते हैं, टुवर्ड्स स्कूल जाते हैं, अब पहुंचते नहीं वहां तक, बीच रास्ते में ही बैठ जाते हैं कहीं पर। उनको क्या बोलेंगे? दे वेंट टुवर्ड्स द स्कूल, वे स्कूल की तरफ गए, स्कूल नहीं गए, स्कूल की तरफ गए। ठीक, तो ये अंतर थोड़ा सा है, आप इसको समझ लीजिएगा टू और टुवर्ड्स में। टू हम तब लगाएंगे जब कोई वस्तु एग्जैक्ट पोजीशन पर जा रही है तो, ठीक। और टुवर्ड्स हम तब लगाएंगे जब उसी की तरफ जा रही है, लेकिन उसके तक या उसके पास तक नहीं जा रही है, सिर्फ ये बताया जा रहा है आप उसकी तरफ ये जा रही है, ठीक है। I am going towards market। ठीक, अब यहां पर समझिए, towards market। अब यहां समझना है, मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूं, मार्केट में मेरा कोई काम नहीं है, मुझे सब्जी नहीं लेनी है, मुझे बटाटा कांदा नहीं खरीदना, मुझे आटा नहीं लेना, बुक्स नहीं लेनी, कपड़े नहीं लेने हैं, बस मैं बैठा था, टाइम पास तो हो नहीं रहा था, तो निकला टहलने के लिए, ठीक ना।
टहलते निकला, अब चल रहे हैं मार्केट तरफ, दो चार लोग कहीं रास्ते मिल जाएंगे, बातचीत करके तो टाइम पास करेंगे और टाइम पास करके फिर आ जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूं, मेरा पर्पज, मेरा कोई काम मार्केट में नहीं है, मैं किसी काम के लिए मार्केट नहीं जा रहा हूं। अब मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूं, इसका मतलब हो सकता है मार्केट के पहले ही मैं रुक जाऊंगा, घंटे बैठ जाऊंगा, फिर बाद में आ जाऊंगा, और हो सकता है मार्केट पार होके थोड़ा निकलना पड़े, फिर बाद में आ जाऊंगा। ठीक है ना, डायरेक्शन मेरा मार्केट है, लेकिन मेरा टारगेट, मेरा लक्ष्य मार्केट नहीं है। ऐसे में हम क्या लगाते हैं, टूवर्ड्स। ओके, अब टू का ही एक उपयोग में और आपको बता दूं, टू प्लस V1, ये क्या है, V1 क्या होता है, वो फर्स्ट फॉर्म होता है। जैसे ये है टू गो, टू कम, टू रीड, ठीक है ना, ऐसे। अब ये देखिए बहुत मजेदार चीज है आपके लिए ना, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इसका नाम है, जानते क्या, इन्फिनिटिव। क्या है, इन्फिनिटिव। आपके यहाँ 5th स्टैंडर्ड से लेकर के बोर्ड के एग्जामिनेशन तक इसमें का ग्रामेटिकल क्वेश्चन आता है आपके यहाँ, और सिंपल इसलिए होता है क्योंकि कुछ भी आपको नहीं करना होता, बिना किए आपको 1 मार्क्स मिलता है। क्या मिलता है, उसमें लिखा रहता है अंडरलाइन द इन्फिनिटिव। ये देखो, आई लाइक टू प्ले विद यू, आई लाइक टू प्ले विद यू। अब इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें आपको प्रीपोजिशन को, सॉरी, इसमें आपको इन्फिनिटिव को अंडरलाइन करना होता है। इन्फिनिटिव समझ रहे ना, यहां मैं लिख देता हूं, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, जहां कहीं भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसी रचना हो, ऐसा कंस्ट्रक्शन हो, ऐसा स्ट्रक्चर हो, वहां पर आप इन्फिनिटिव बोलेंगे। और इन्फिनिटिव आपको एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में आता है अंडरलाइन इन्फिनिटिव। तो देखिए यहाँ पर कहीं है क्या, यहाँ टू है, यहाँ प्ले है, तो टू प्ले ये पूरा अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ये टू प्ले कर देंगे तो हमारा इन्फिनिटिव अंडरलाइन हो गया। इस प्रकार से टू का उपयोग है। ठीक है, अब ये लेकिन इन्फिनिटिव दिखाता क्या है, क्यों यूज करते हैं इन्फिनिटिव, ये देखिए, इन्फिनिटिव इसकी आपकी थोड़ा सा मैं ऊपर जगह बनाता हूं आपके लिए, तभी बताता हूं। ठीक है, आपने इसको ले लिया होगा। ये देखिए, मैं यहां एक सेंटेंस लिखता हूं, शी wants to study the grammar। ठीक है, शी, अब सेंटेंस में सेम लूंगा, शी वेंट टू स्कूल टू स्टडी द ग्रामर। ये देखिए, अब यहां पर भी देखिए टू स्टडी इन्फिनिटिव है, और यहां पर देखिए एक बात बता दूं, यहां एक टू लिखा है ना, टू, लेकिन टू के बाद क्या स्कूल है, ये वर्ब नहीं है, इसको इन्फिनिटिव मत मानिए। ये देखिए इन्फिनिटिव यहां पर है, तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क यह है, जो पहले में है फर्स्ट इन्फिनिटिव है, शी वांट्स टू स्टडी द ग्रामर, वह ग्रामर पढ़ना चाहती है। अगर इसकी मीनिंग यहां पर लिखता हूं मैं, इसकी मीनिंग ना, नी, ने, ठीक है, ये दर्शाई जाए, ठीक है, तो यहां पर क्या काम करेगा, नाउन का काम करेगा ना, नाउन। व्हाट डज शी वांट, वो क्या चाहती है, शी वांट टू स्टडी द ग्रामर। लेकिन इसकी मीनिंग को या के लिए ये आ जाए, ये होता पर्पज। ठीक ना,
पर्पज होता है। तो इन्फिनिटिव का उपयोग हम अपने वाक्य में दो तरीके से कर रहे हैं, एक नाउन के रूप में कर सकते हैं और एक पर्पज के रूप में कर सकते हैं। समझना आसान होता है। कैसे समझना आसान होता है, आप इसकी हिंदी मीनिंग निकालिए, ठीक है ना। अगर हिंदी मीनिंग में ना नी ने पढ़ना सोना लिखना आना जाना उठना बैठना ये आ जाए, तब तो आप ये नाउन समझ लीजिए, नाउन का उपयोग है, ठीक है ना। और अगर इसकी मीनिंग के लिए या को आ जाए तो ये पर्पज हो जाता है और ये रीजन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? रीजन, रीजन, ठीक। एडवर्ब हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब का काम करेगा, रीजन का। तो इस प्रकार से हमने टू और टूवर्ड्स के अलग अलग रूप में क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये आपको बता दिया, ठीक है। अब अगला देखेंगे, अगला परिवार क्या है प्रीपोजिशन का। परिवार इनका बहुत बड़ा है, ध्यान देना। आप लोगों की तरह छोटा परिवार नहीं है। आप कितने लोग हैं? मम्मी है, पापा है, एक बहन है और एक भाई है, 4 लोग हो गए। यानी कि परिवार में कम से कम 1000 लोग से ज्यादा है, मोर देन 1000, ठीक है ना। और ये बड़े उलझे हुए परिवार हैं, ठीक। जब तक आप इनके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, कहीं रास्ते में मिल जाएंगे, कहीं बुक में मिल जाएंगे, पैराग्राफ में टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, तो इनको समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक। इसे समझना जरूरी है। अगला देखिए, हम देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, ये देखिए, ये है फ्रॉम, ठीक, ये है बाय, ओके, ये है थ्रू, ये है विथ, ठीक। ये 4 लोग हैं। ये चारों का खानदान एक ही है, परिवार एक ही है। क्यों एक ही है? क्योंकि सबकी मीनिंग जो होती है ना, वो होती है से। क्या? से। मुंबई से, कोलकाता से, स्कूल से, ठीक ना, खिड़की से, बस से, ट्रेन से, तुमसे, तो मम्मी से, तो पापा से, चाकू से, ठीक। ऐसे देखिए, अब जब सबकी मीनिंग से है, फ्रॉम का भी से है, बाय का भी से है, थ्रू का भी से है, विथ का भी से है, तो अब देखिए ऐसा होता है, जब आपको इंग्लिश वाक्य में प्रीपोजिशन यूज करने को आता है ना, तो सेंटेंस आपका अपने आपके दिमाग में आपकी मदर टंग में बनेगा। किसमें? मदर टंग में। तो मदर टंग में ये स्ट्रक्चर अगर से आ गया तो वहीं पर वहां पर आपको ये सारी चीजें यूज करनी पड़ सकती हैं। अब इसमें से कौन सा यूज करेंगे, तो पहले हम इनकी प्रकृति पढ़ेंगे, इनका नेचर क्या है ना। एक ही परिवार के हैं, एक ही खानदान के हैं, इनका वंश गोत्र सब कुछ एक है, इनका एड्रेस भी एक है, लेकिन कुछ तो अंतर होगा इनके कैरेक्टर में, इनके रहन सहन में, इनके नेचर में, स्वभाव में, हम वही देखेंगे इसमें। अब फ्रॉम कब लगाएंगे, ध्यान देना। फ्रॉम लगाते हैं जब दूरी बढ़ती जाए, दूरी बढ़ती जाए, ठीक है। कहां से? सेंटर से बढ़ती जाए। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, शी वाज कमिंग मुंबई, वह मुंबई से आ रहा था, मुंबई से, ठीक है ना। अब यहां पर से आया, मुंबई से आया, तो यहां देखिए वो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे उसके, किसके? उसके, जो लड़की थी ना वो, उसके और मुंबई के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी। अब ऐसा कहीं पर सेंटेंस मिले, आपके मन में आ जाए ये से आ रहा है, ठीक, से आ रहा है और से में दूरी बढ़ती जा रही है, आप उस से के लिए क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। ये देखिए क्या लगाएंगे? फ्रॉम। ये देखिए मैं लिख देता हूं आपके लिए, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो हो गया, शी वाज कमिंग फ्रॉम मुंबई, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, यू आर कमिंग फ्रॉम मार्केट, पापा इज कमिंग फ्रॉम जॉब। ऐसा ना, जॉब से आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, मार्केट से आ रहे हैं,
ठीक है, मुंबई से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, कोलकाता से आ रहे हैं, मद्रास से आ रहे हैं, आप जहां से भी आ रहे हैं, आपके और उसके बीच की दूरी क्या होती है, धीरे 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 इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है। और ऐसे में जब दूरी बढ़ती जाए और आपकी हिंदी में से वर्ड आता है, आप उसके लिए फ्रॉम का यूज कर लेते हैं। ओके, समझ गया? ठीक है, ओके। तो जब फ्रॉम हो गया, दूरी बढ़ने लगी, बाय आई एम कमिंग बाय बस, यू आर कमिंग बाय ट्रेन, दे केम बाय ऑटो, तो रिक्शे से आए, ट्रेन से आए। तो यहां पर देखिए, दूरी न तो घटे और न बढ़े, ध्यान देना यहां पर, बड़ा अच्छा है ये, दूरी न घटे और न बढ़े, माने दूरी चेंज न हो, दूरी परिवर्तित न हो, ऐसे में हम बाय का यूज करेंगे। इसको कभी कभी हिंदी में द्वारा भी बोलते हैं, ट्रेन के द्वारा नहीं, रिक्शे के द्वारा, बस के द्वारा, ठीक, ये समझे इसको। जैसे आप मैं ट्रेन से आ रहा हूं, तो मैं ट्रेन से आ रहा हूं, तो जब मद्रास से मैं ट्रेन से आया था ना, मद्रास से मुंबई में ट्रेन से आया, तो जब मैं मद्रास में ट्रेन पर बैठ गया, कहा बैठा, ट्रेन पे ना, ट्रेन पे बैठ गया, तो जो डिस्टेंस मेरे और ट्रेन के बीच में मद्रास में थी, वही डिस्टेंस पूरे रास्ते थी, वही डिस्टेंस मुंबई तक थी। माने मेरे और ट्रेन के बीच में दूरी न तो घटी है न बढ़ी है, ठीक है। मैं बस से आ रहा हूं, आई एम कमिंग बाय बस। आप ऑटो से आए, यू केम बाय ऑटो, ये हो जाएगा, they came by ऑटो, ये देखिए, ये बात समझ में आए ना। ये हो गया फ्रॉम, ये हो गया बाय। अब अगला देखें, एक थ्रू है ना, जरा याद देखिए, अब थ्रू की देखिए, दूरी पहले तो घटे और फिर बढ़े, ध्यान देना यहां पर, एक बार दूरी घटे और एक बार बढ़े, ऐसा कैसे होता है? ऊपर तो था बढ़े ना, तो बढ़े घटे कैसे होती है? हाँ होती है, दूरी एक बार घटती है फिर बढ़ती है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ में? हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं बता रहा हूं, हुआ है और रोज होता है। ये देखिए, ये आपका है घर और ये है आपका स्कूल, ठीक है, ये है आपका होम, ये है स्कूल। अब स्कूल जाने के लिए दो रास्ते हैं, ये है राम मंदिर और एक ये है चौक, ठीक। स्कूल जाने के दो रास्ते। अब आप अपने घर से निकल चाहे राम मंदिर से जाएं और चाहे चौक से जाएं, आया से ना, से माने यहां पूरी मीनिंग देखेंगे, से होकर, वाया, समझते ना। तो ये राम, अभी स्कूल आप पहुंच गए, मैंने आपको पूछ लिया, अब कैसे आए, किधर से आए? अब मैं राम मंदिर से आया। तो राम मंदिर से आए मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट राम मंदिर नहीं है, आप राम मंदिर नहीं रहते हैं, रहते तो अपने घर में है, लेकिन आए राम मंदिर से होकर, मैं राम मंदिर से आया, या मैं तो चौक से आया। तो यहां पर क्या हुआ, जब आप अपने घर से निकलते हैं राम मंदिर तरफ, दूरी धीरे धीरे क्या होती है, घटती है ना, घटती है ना, बढ़ती है, घटती है, और घटने के बाद फिर दूरी क्या होती है, यहां पर बढ़ती है। एक बार दूरी घटी फिर दूरी बढ़ी, ऐसे में क्या लगाएंगे, थ्रू। अब एग्जाम्पल सुनिए, मान लो कि आपका घर में पूरे खिड़की दरवाजे सब बंद है और कुछ चिड़िया पक्षियां आ गई उड़ करके आपके घर में, ठीक है ना। तो पापा ने आपसे पूछ लिया कि पक्षियां आई कैसे, बोले खिड़की से। कैसे आई? खिड़की से। तब आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे, द बर्ड्स केम, द बर्ड्स अराइव्ड, द बर्ड एंटर्ड थ्रू द विंडो, नॉट फ्रॉम द विंडो, नॉट बाय द विंडो, थ्रू द विंडो। क्यों? क्योंकि खिड़कियां जब, पक्षियां जब घर के बाहर रही होंगी तो वहां से जब चली होंगी आपके घर के लिए, पहले उनके और आपके खिड़की के बीच दूरी क्या होगी, घटी होगी और फिर बड़ी होगी। ऐसे में क्या लगाएंगे, थ्रू।
ठीक, अब एग्जांपल देखें। दे वेंट टू विलेज थ्रू भोपाल ना। आपके घर जाने के लिए कई रास्ते होते हैं, कभी कोई भोपाल से निकल के जाता है, कोई झांसी से जाता है, कोई वानगा से जाता है, कहीं से जाता है। तो ये जो अभी ये जो भोपाल है ना, भोपाल, तो भोपाल में आप रहते नहीं है, अंदर तो भोपाल से आपको निकलना तो मुंबई से है, गांव जाने के लिए निकलना मुंबई से है, ठीक ना। लेकिन रास्ते में रास्ता आपने कौन चुना है, जो भोपाल से होकर जाता है, माने भोपाल से जाता है। तो आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, थ्रू लगा दिया। बात समझ ना, ठीक। अब अगला देखेंगे, विथ ये भी से होता है। अब ये क्या नाम होता है, मम्मी छुरी से चाकू से सब्जी काट रही है, नहीं, ठीक, मैं ब्लेड से नाखून काट रहा हूं। तो ऐसे में जहां पर कोई दूरी का संबंध ही ना हो, दूरी का संबंध ना हो, माने दूरी आए ही नहीं, उसमें दूरी कोई जिक्र ही नहीं हो, तो वहां पर क्या लगाएंगे, विथ, ठीक ना। उसने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा, किससे, कुल्हाड़ी से, विथ एक्स ना। मैंने अपने नाखून को ब्लेड से काटा, ब्लेड से काटते हैं कोई तो नेल कटर से काटते हैं, ठीक ना। अब कुछ लोग आप लोगों की तरह तो दांत से ही काट देते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या करेंगे, ही कट हिज नेल्स, कैसे, विद द नेल कटर। बात समझ आई ना। तो इस प्रकार से इन सब की मीनिंग क्या है, मैं थोड़ा यहां पर दूर रखता हूं, इन सब की मीनिंग है से, ठीक ना। अब आपके दिमाग में ऐसे सेंटेंस अगर मिलते हैं जहां पर से आता है, तो से आने के बाद में क्या करते हैं, से आने के बाद में इतने वर्ड है, फ्रॉम है, बाय है, थ्रू है, विथ है, और इसका अलग अलग उपयोग है, ठीक। आप ये अच्छे से पढ़े रहे, क्या फायदा हो जानते होंगे, राइटिंग स्किल में बड़ा फायदा होगा इसका आपको, राइटिंग स्किल प्रिपोजिशन कर आपको कभी गलत नहीं होगा, ठीक। और साथ साथ बोलने में होगा, लिखने में होगा, समझने में होगा, या कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्टली एक क्वेश्चन ही आ जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट। आप सेंटेंस दिया जाएगा और सेंटेंस में कुछ डैश रहेगा, खाली स्थान रहेगा, आगे ब्रैकेट में बना के कुछ प्रीपोजिशन दिए जाएंगे, उसको आप फिलअप करना होता है। तो कैसे करेंगे, जब मीनिंग आती है करेंगे, ठीक है। अगला हम लेते हैं पांचवा है ऑन, ठीक, अपॉन, ओके, above, ओके, और इनकी मीनिंग होती है पर, क्या होती है, क्या होती है, पर। अब इसका उपयोग हम कैसे करें, एक और होता है एट। अब एट का कई जगह और उपयोग होता है टाइम मुकद्दर उठाने के लिए, लेकिन यहां पर देखिए इन सब की मीनिंग क्या है, मैं यहां ले जाकर लिखूंगा, पर ना, ऊपर जैसे टेबल पर, हमारे हाथ पर, उनकी बॉडी पर, बेड पर, कुर्सी पर, ठीक ना, और दीवार पर, ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे जहां पर आएगा, और वहां पर इन सब का उपयोग आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो इनका उपयोग करने के लिए पहले हमें इनके प्रकृति, इनके नेचर को समझना पड़ेगा, और जब नेचर समझ जाएंगे तब जाकर इनकी मीनिंग आपको कंफर्म हो जाएगी, आप वहां पर कर सकते हैं। अभी देखिए, आन का उपयोग हम करते हैं पर के लिए, लेकिन कब करेंगे, जब मोशन हो, क्या हो, गति हो, जैसे आपका इनटू का था ना, जैसे गति ना हो, उल्टा हो गया था, गति न हो, जैसे इनमें था, में के लिए जहां गति न हो, जैसे द, अब एग्जाम्पल नंबर एक देखिए, द बुक्स आर ब्लैंक द टेबल, ठीक है ना।
किताबें जो है ना वो टेबल पर है। कहाँ है? टेबल पर है। अब टेबल पर किताबें हैं, किताबें नाच तो नहीं रही है ना, चल फिर तो नहीं रहे हैं, उछल कूद तो नहीं रहे, किताबें पड़ी हुई हैं, मन गति नहीं है, वहां पर क्या है? स्थिर है। स्थिर है तो क्या लगाएंगे? ऑन। क्या लगाएंगे? ऑन। ठीक है, बात समझ आई ना? तो जहां पर गति नहीं होगी वहां पर के लिए क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। तो अपॉन के लिए क्या करें? अपॉन के लिए जहां पर गति हो, गति, जहां पर मोशन हो, मूवमेंट हो, जैसे इंटू में था, ये देखिए, द कैट जंप्ड, टेबल, बिल्ली मेज पर कूद गई। अब मेज पर कूदी। अब देखिए मेज पर किताबें थी, किताबें क्या थी? आराम से बैठी थी, वहां पर हम पर के लिए ऑन लगा दिए। लेकिन बिल्ली ने क्या किया? बिल्ली कूदी, बिल्ली में मोशन था, बिल्ली में गति था नहीं। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे? यहाँ क्या लगाएंगे? अपॉन। ओके। तीसरा है एबव, जहां पर ध्यान देना, यहां पर बड़ा थोड़ा सा अच्छा है ये, स्पर्श न हो, स्पर्श न हो, या लटकती या झूलती लिख दूं अच्छा रहेगा, झूलती स्थिति में हो तब, स्थिति हो तब, तब हम एबव लगाएंगे। एबव, अब ये कैसा एग्जाम्पल आप एक सोच रहे होंगे, ऐसा क्या होता है जब झूलती हुई हो? कौन सी झूलती है? पर, देखिए, और छत, ये देखिए छत, ये जो छत है हमारे सर पे है ना, लोग बोलते हैं आप, आपकी सर पे छत बनी रहे, सर पर, सर पर। अब सर पर बनी रहे, ठीक है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि उनका जो हृदय है ना, मन है, बड़ा साफ में लिए है। लेकिन अगर मान लो भगवान न करे ये छत मेरे सर पे आ जाए, सर पर टच हो जाए, तो क्या होगा? उनका आशीर्वाद बन जाएगा अभिशाप में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो जहां पर स्पर्श न हो या लटकती हो, अब आप देखोगे आपके यहाँ जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर जानते ना, कैलेंडर दिनदर्शिका बोलते हैं हिंदी में। कैलेंडर कहाँ लगाते हैं? दीवार पे। कैलेंडर दीवार पर है ना। घड़ी कहाँ लगाते हैं? दीवार पर ना लटका देते हैं, दीवार पर। ठीक है, क्या लिखते हैं? द वॉच इज एबव द वॉल, ये देखिए, द वॉच इज एबव द वॉल। ठीक है, ये देखिए, ये वॉच कहाँ है? अब अगर देखिए, कभी कभी आप लोगों को देखो कुछ दीवारें ऐसी होती हैं, आधी बनी होती है, हाफ बिल्ट, अगर उस पर ले जाके वॉच इसे रख देंगे ना, तब बोलेंगे ऑन। क्या बोलेंगे? ऑन द वॉल। लेकिन दीवार पूरी है, और दीवार जैसे ये बोर्ड है ना, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है ना, ये दीवार है, ये दीवार है, तो बोर्ड कहाँ है? दीवार पे है, तो बोर्ड इज एबव द वॉल। ये हैंगिंग पोजीशन है, लटकती पोजीशन है। और छत क्या है? हमारे सर पे लदी नहीं है, सर पे वो हैंगिंग पोजीशन है, डिस्टेंस है, टच नहीं है। ऐसे में क्या लगाएंगे? एबव द वॉल लगाएंगे ना। द वॉच इज एबव द वॉल, बात समझ में आई ना? अब जरा देखिए, बहुत ही मजेदार है ऐड का। ऐड का मतलब पर होता है, लेकिन ये दो तरीके से होता है। एक तो होता है, इसे मैं मिटाऊं क्या आपके लिए? मिटा देता हूं ना, ठीक है। अच्छा रहेगा, जगह खाली हो जाएगी ना, तो खूब बड़ा बड़ा लिख के बताऊंगा आपको। ठीक, अब जरा ये ऐड देखिए, ऐड को थोड़ा मैं नीचे देता हूं, चल बेटा इधर, ये ऐड है। ये ऐड का उपयोग दो जगह करते हैं। एक तो दिखाते हैं समय दिखलाने के लिए, किस लिए? समय दिखाने के लिए। तो ठीक है, अच्छी बात है, समय दिखाने से होता है। ट्रेन 4 बजे आएगी ना, तो ट्रेन विल अराइव एट 12:20, 4:20, 4:20 पर, 4:25 पर आ गया ना, आ गया लिए। लेकिन दूसरा जो माजरा है, और कहां होता है? ऐसा स्थान जिसे इंगित न
किया जा सके। बड़ा अच्छा है ये, देखिए जरा ध्यान समझिए इसको। मैंने उस स्थान पर, मैं उस स्थान पर था, और ऐसा स्थान जिसे आप ऐसे न दिखा सके, इस स्थान पर, उस स्थान पर, उस स्थान पर, ठीक है। मैंने ऐसा स्थान जो बहुत ढेर सारी चीजों का कंपोजिट फॉर्म हो, संयुक्त रूप हो, ऐसे में हम पर के लिए एट का उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल हमें तो 3-4 आपको देते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको अपने साथ अपने भाड़े किराए से लेकर के आपको जाऊं मैं स्टेशन पर, कहा, किसी स्टेशन पर कोई भी, और स्टेशन पर जाकर के मैं आपको ये बोलूं, भैया मुझे एक काम ये कर, मुझे दिखा कि स्टेशन है किधर, स्टेशन है किधर। तो स्टेशन के नाम पर आप मुझे क्या दिखाएंगे, किधर दिखाएं अंगुली, अंगुली जिधर भी दिखाएंगे वह या तो प्लेटफॉर्म होगा, बुकिंग विंडो होगा, टी स्टॉल होगा, बुक स्टॉल होगा, ट्रेन होगी, पैसेंजर होंगे, स्टेयर्स होंगे, सारी बातें होंगी, लेकिन वहां स्टेशन नाम की चीज आप मुझे एग्जैक्ट इंडिकेट नहीं कर सकते। तो स्टेशन एक ऐसी जगह हो गई जिसे हम दिखा नहीं सकते, इंडिकेट नहीं कर सकते, वहां जाके इंडिकेट नहीं कर सकते। ऐसे में आप क्या करेंगे, पर के लिए एट का उपयोग करेंगे। जैसे वह स्टेशन पर था, ही वॉज एट द स्टेशन, ठीक है ना। ये देखिए पर के लिए एट लगा दिया। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल बताऊं। अगर मैं आपको बोलूं, आप अपने पहचानते ना, आप अपने को पहचानते ना, आपका आंख नाक कान मुंह कह किधर सब जानते हैं ना। लेकिन मैं बताऊं मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, तू मुझे अपना चेहरा दिखा दे, फेस, ठीक ना। अब फेस पर अंगुली रख के दिखाओ, फेस आप किधर है, ये नहीं, फेस नहीं है, फोरहेड है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, तो फेस किधर है। ऐसे कोई चीज ऐसे थोड़ी दिखाई देती, ऐसे आप इंगित करो, आप चेहरा नहीं दिखा सकते। इसलिए कभी जब मैं बोलूं उसके चेहरे पर एक काला दाग था ना, देयर वॉज इज ब्लैक स्कार एट हिज फेस, ध्यान देना, एट हिज फेस, ऑन हिज फेस, अपॉन हिज फेस नहीं करना, एट हिज फेस। ये बॉडी पर है, उसकी उसकी बॉडी पर घाव था, बाउंड बॉडी पर। क्या बोलेंगे, ऑन द बॉडी नहीं, क्योंकि बॉडी तो कहीं पर है नहीं, ये बॉडी नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, बॉडी है किधर, बॉडी इज अ कंपोजिट पार्ट, बॉडी इज ए कंपोजिशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। इसलिए ऐसे में बॉडी आपको दिखा, आप मुझे दिखा नहीं सकते। जब मुझे दिखा नहीं सकते तो क्या करेंगे, बॉडी के लिए एट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एट, ठीक है। अब इतने प्रीपोजिशन आप जाइए अपने टेक्स्ट बुक में, कहीं पर आपको क्वेश्चन को पढ़ने की, समझने की, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इन सब से फ्री करता हूं। वीडियो देखने के बाद में कोई एक लेसन खोलना अपने टेक्स्ट बुक से, वो टेक्स्ट बुक अगर आपके इस साल के क्लास स्टैंडर्ड की नहीं है तो लास्ट ईयर की भी देख सकते, कोई भी हो, इंग्लिश की हो, ठीक है, उसको पढ़िए। और इतने प्रीपोजिशन जितने आपने पढ़े, जहां जहां अंडरलाइन करो, और अंडरलाइन करके पता करो कि किस कंडीशन को फुलफिल करता है, और जहां पर कोई प्रॉब्लम हो उस सेंटेंस के साथ में मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और मुझे ऐड करना है तो टिपिकल पॉइंट हो जाएगा, नहीं तो क्या करेंगे, आपको मिल जाएगा तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे बताया कि क्या हो रहा है ना, बोलेंगे ना, हाँ बोलेंगे। अब देखिए, अभी मैंने बताया आपको पर के लिए ऑन, ऑन अपॉन एट ना, अब मैं या के अंदर के लिए इन या इनटू बताया, ठीक ना। इसमें क्या गफलत हो सकती है आपको देखिए, ये बताना जरूरी इसलिए है कि अगर ये नहीं बताऊं तो आप गलतियां करेंगे, और गलतियां करके आप हमें बता देंगे सर ने तो ऐसे ही बोला था वीडियो में ना, पर के लिए ऑन लगा देंगे, ठीक है। अभी मैंने यहां पर बोला रमन मेज पर बैठा है, ठीक। और
मेज पर बैठा मत करो, मेज पर है। और रमन, यही रमन जो है ना, कुछ देर बाद मेज से थक गया ना, कुर्सी पर चला गया, कुर्सी पर है। अब इसकी इंग्लिश में क्या होगा, रमन इज ऑन द टेबल, ठीक है ना, समझ आना है ना। अब मैं बोलूं रमन इज ऑन द टेबल। अब ये सेंटेंस 99% लोग बोलेंगे हाँ सही है, ठीक है ना, मैंने लिख दिया है और नियम आप पढ़ा दिए, सही है। लेकिन मैं बोलता हूं ये सेंटेंस 100% रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? जितने भी ग्रामर मैंने आपको बताया, जितने भी ग्रामर की वीडियो आप देखिए, सब में ग्रामर बताने बाद में कुछ न कुछ टिपिकल पॉइंट बताया है ना, थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल सेंटेंसेस, अपवाद के सेंटेंस। तो वैसे ये भी है। ये कैसा अपवाद क्या है, ध्यान सुन लेना इसका। आप अगर कोई चीज, कोई वस्तु किसी चीज पर है और उस चीज से उसके कमर तक का हिस्सा कवर्ड है, ढका है, तब आप पर के लिए इन लगाएंगे। याद रखना, उल्टा हो रहा ना, पर के लिए था ना, तो आप पर के लिए इन लगाएंगे। ठीक, जैसे मान लो तो रमन कुर्सी पर बैठा, आप कुर्सी देखी होंगे ना, कुर्सी प्लेन तो होती नहीं, प्लेन होती क्या, प्लेन नहीं होती ना। और जब बैठेंगे आपका कमर का कुछ हिस्सा ढकेगा, कवर होगा, तो आप यहाँ पर ऑन नहीं, इन लिखना, इन पढ़ना, इन बोलना, और कोई पूछे इन बताना उनको। लेकिन टेबल के लिए ऑन बराबर है, टेबल प्लेन है, टेबल बैठा है तो टेबल प्लेन है, वहां पर ऑन हो जाएगा। वैसे कुर्सी पर बैठने के लिए इन हो गया। कोई पक्षी अगर डाल पे बैठी ना, पेड़ पर बैठी, पेड़ पे, तो पेड़ पर बैठी तो आप ऑन द ट्री नहीं बोलना, सॉरी कभी नहीं बोलना, इन द ट्री बोलना। इन द ट्री क्या बोलोगे? क्या कोई भी चिड़िया किसी पेड़ के, ये हम पेड़ बनाते हैं, देखिए ये पेड़ तो अच्छा पेड़ ना, कितनी जल्दी उग गए। कोई भी पक्षी किसी पेड़ की अंतिम शाखा की अंतिम टहनी के अंतिम सिरे पर तो बैठेगा नहीं, ऐसा कहां बैठेगा? डाल पे बैठेगा, ब्रांचेस बैठेगा। और जब ब्रांच पर बैठेगा ना, उस पक्षी के शरीर का कुछ हिस्सा फलों से, फूलों से, पत्तियों से कवर्ड होगा, नहीं तो आप वहां पर ऑन नहीं लगाएंगे, इन लगाएंगे। आप अगर चारपाई पर लेटे हैं ना, ऑन नहीं लगाना, इन लगाना। ही वॉज स्लीपिंग इन हिज बेड, ऑन हिज बेड नहीं। बात समझ आ गया ना। तो इस प्रकार की ये कंफ्यूजन, थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट ध्यान रखना, कहाँ इन लगाए, कहाँ पर ऑन लगाए, ठीक। अब अगली बात अगर मैं आपको बताऊं, ये समझ लीजिए, मैं नीली स्याही से लिखता हूं, मैं नीली स्याही से लिखता। अब यहां पर से आया, अब से के लिए आपको पता है ना, फ्रॉम था, बाई था, विथ था, तो था। तो मोस्टली हम करते क्या है, आई राइट विथ ब्लू इंक, ऐसा ना, मैं नीली स्याही लिखता हूं तो आई राइट विथ ब्लू इंक। लेकिन अब आप ये बात ही बताइए, आप लिखते हैं नीली स्याही से, लिखते होंगे ना, ब्लैक से लिखते होंगे, नीली से लिखते होंगे, रेड से लिखते होंगे। आप उस स्याही को पकड़ के लिखते हैं क्या? स्याही से लिखते हैं क्या? आप तो लिखते पेन से है ना, आप पेन से लिखते हैं कि स्याही से? पेन से, ठीक। अगर मैं बोलूं मैं नीली पेन से लिखता हूं तो आई राइट विथ द ब्लू पेन। लेकिन नीली स्याही से, आप इसकी मीनिंग जाइएगा, आप किसी अपने लेटर को, क्वेश्चन आंसर को नीली स्याही से नहीं लिखते, स्याही में, मान नीले रंग में लिखते हैं। काले, मेरा घर लाल रंग में पेंट किया गया, लाल रंग से नहीं। तो मीनिंग क्या देखिए, हम बोलने में बोलते हैं
मेरा घर येलो कलर से पेंट किया गया है, मैं नीली स्याही लिखता हूँ, लेकिन उसकी जो अगर डीप में जाएंगे तो क्या पाएंगे, नीली स्याही में, ब्लू पेंट में, रंग में, कलर में रंगा गया है। ऐसे में कभी भी आप विथ नहीं लगाएंगे, यहाँ पर इन लगाएंगे, ठीक ना। अब समझने की जरूरत है, यहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ कर ले लीजिए और ऐसे सेंटेंस जहां पर मिले आप उसको कंफर्म कीजिए। अब आप प्रीपोजिशन मैंने बताया, प्रीपोजिशन का जो परिवार बड़ा परिवार है, उनका एक ज्वाइंट फैमिली है ना, संयुक्त परिवार है, वो छोटा मोटा परिवार नहीं है 2-4 लोगों का, 1000 लोगों का परिवार है। अब 1000 लोगों का परिवार पढ़ने के लिए हमको ना एक एक के पास जा जा करके मैं उनकी क्या, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका नेचर कैसा है, वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, वो सब बातें मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन धीरे धीरे ना, इकट्ठे पूरे परिवार को अगर हम छेड़ेंगे ना, सारे लोग हम पर अटैक कर देंगे, और अटैक कर देंगे तो क्या होगा, शायद हम इनको समझ नहीं पाएंगे। समझना हो देखो, फोड़ फोड़ के, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, इनको हम फूट डालकर राज करेंगे। अब तक हम लोगों ने फूट डालकर कुछ लोगों को अपने पक्ष मिला लिया है, और जिनको जिनको मिलाया है उनको मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब उनको आप कंफर्म कीजिए कैसे करना, मैंने ये बता दिया है। टेक्स्ट बुक का कोई लेसन खोलिए, लेसन खोल कर आप उसको पैराग्राफ को, एक लेसन को, एक चैप्टर को पढ़िए, और पढ़कर जहां जहां इतने प्रीपोजिशन मिलते हैं वहां पर आप उसको टिक कीजिए। आप टिक करके समझिए, और समझ कर थोड़ा कुछ अगर आपको ज्यादा समझ में आए मुझे भी जरूर बताना कमेंट में, ठीक ना। अब इस पेज को अगर समझ में आ जाए, अगर समझ में आ जाए तो मैं ये नहीं कहूंगा खूब प्रयास करना, प्रेस करना, हाँ लाइक करना और शेयर भरपूर करना, ठीक ना। तो जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा मैं आपको शेयर करूंगा, नए नए वीडियो शेयर करूंगा। हाँ ध्यान दीजिए, ये वीडियो बनाने में ये सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है, ठीक ना। ये लॉकडाउन में आप खाली बैठे हैं, और अगर आपने इसका सदुपयोग कर लिया, इसका उपयोग कर लिया, मुझे पक्का विश्वास है, पूरा विश्वास आप पर, आप करेंगे, ये आपके लिए बड़े काम की चीज है, ठीक ना। क्योंकि अगर स्कूल आपका ओपन जब होता है जून जुलाई में, जून में, तो आपको इतना वक्त नहीं मिलेगा इन सबको पढ़ने के लिए। अभी वक्त है, उस वक्त की नजाकत को समझिए और वक्त का भरपूर उपयोग करके इसको कंफर्म करके चलिए, ताकि जब स्कूल खुलेगा हम लोगों का ना, स्कूल मिलेंगे तो उसको हम समझे रहेंगे, और हमारे पढ़ने की जो स्पीड है वो अधिक बढ़ जाएगी। ओके, चलिए फिर नए वीडियो साथ आपसे मिलता हूँ। ओके।